हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आगाज करते हैं आप सभी का हिंदी स्पेशल क्लास में। आज हम आप सभी से बात करेंगे कि कारक किसे कहते हैं, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां कारक से प्रश्न न बने। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अक्सर 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाता ही है। तो मैं बात करता हूं बेसिक चीजें क्या है। सबसे पहले मैं बात कर लेता कारक की परिभाषा की मैं बात कर लेता। इसकी परिभाषा होती है कि क्रिया को करने वाले को क्या कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। किसको? क्रिया के करने वाले को कारक कहते हैं, या सर क्रिया का जो जनक होता है उसे कारक कहते हैं। और क्या कहते हैं, क्रिया के सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे ही क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने आप सभी के सामने यहाँ पे लिखा है कि क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, कारक। किससे? क्रिया से। कैसा संबंध मेरे बच्चे? क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। पहली परिभाषा हमने बताई, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया को, दूसरी बात हमने बताई, क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं, क्रिया के करने वाले को कारक कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमने बताया, क्रिया का जो जनक होता है, यानी क्रिया का जो जनक होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी। सर आपने 3 परिभाषाएं क्यों बताई? अक्सर आप परिभाषाओं से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा सुसहायक होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, या प्रत्यय कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं। उसके बाद हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है कि कारकों की संख्या कितनी है मेरे भैया। तो कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। अगर हिंदी भाषा में मैं बात करूं, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। अगर वही मैं संस्कृत भाषा की मैं बात करूं, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है, 6 है। उसमें किसे कारक नहीं माना गया है, तो संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। इतनी कहानी समझ में आ रही होगी। अभी तक हमने क्या बताया, सर 3 परिभाषाएं बताई। कौन कौन सी? सर क्रिया को जो जनक होता है उसी कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा बताई, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे कारक कहते हैं, या क्रिया के करने वाले को कारक कहते हैं, या हमने बताया क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कि हिंदी भाषा में अगर पूछा जाता है कि कारकों की संख्या कितनी है तो 8 है, लेकिन अगर संस्कृत भाषा में पूछा जाता है तो कारकों की संख्या कितनी है, 6 है। अगर हम बात कर लें संस्कृत में किसे कारक नहीं माना गया, तो संबोधन और संबंध को कारक नहीं माना गया। और मैं बात कर लेता संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, ये याद रखना, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है मेरे भैया? संबोधन में प्रथमा विभक्ति देखने को मिलती है। उसके बाद हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण कारक लिखे हैं और उसकी विभक्तियों को लिखा है और कारक चिन्ह लिखा है। सर प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, ये दुनिया के हर एक बच्चे को आता भी आना भी चाहिए। सर प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तृतीय क्या होता है, करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छपेगा तो छपेगा, बहुत बार ये पूछा जाता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पे कौन सा कारक है, अपादान कारक है। षष्ठी संबंध काकी के सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन में क्या आता है, हे भो हरे। अच्छा, इसमें से किसको कारक नहीं माना गया है संस्कृत भाषा में? तो मैं बात कर लेता, संबोधन को उसने कारक नहीं माना है, और किसको नहीं माना, संबोधन को और संबंध को कारक उसने नहीं माना है। किसमें? संस्कृत में। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। सर प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए,
पंचमी अपादान से अलग होने पर षष्ठी संबंध काकी के, सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन हे भोरे अधिकरण में पर आ जाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कारक थे, वो हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। जो आपकी परीक्षा में छपते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब आप सभी को बताना है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों पर मैं चर्चा कर लेता हूं। उन उदाहरणों के आंसर बताने हैं कि इसमें कौन सा कारक होगा। जैसे कुछ उदाहरण मैं आप सभी को दे रहा हूं, उनका आंसर आप सभी को बताना है। महत्वपूर्ण उदाहरण है, किसमें कौन सा कारक है। हमने बताया, पहले हमने बताया राम घर को जाता है, राम घर को जाता है। और दूसरा हमने पूछा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि इनमें ये बताना है कौन सा कारक है। और उसके बाद हमने कह दिया कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। राम के द्वारा रावण का युद्ध किया गया। राम के द्वारा रावण को मारा गया। इसका भी आंसर आप सभी को छाप देना है। उसके बाद हम आप सभी से अगर बात कर लें अगले प्रश्न की, इसमें आप सभी को कारक बताना है कौन सा कारक है। उसके बाद हमने कहा, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करता हूं। राम की पत्नी सीता है, इसमें कौन सा कारक है ये आपको बताना है। और उसके बाद हमने कह दिया, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कहा कि वह घर को जाता है। और हमने कहा राम ने खाना खाया है, यानी कि राम ने, अगर मैं बात कर लेता, राम ने खाना खाया है। इसके बाद हमने आप सभी से बात किया। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता, और भी एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। हे भगवान इतना दुख किसी को मत देना। इसमें बता दो किसमें कौन सा उदाहरण है, यानी इसमें कौन सा कारक है। जल्दी से छाप दीजिएगा प्रत्येक प्रश्न का आंसर। पहला हमने आपसे पूछा राम घर को जाता है, यहाँ पे का आ गया, को आ गया। कारक चिन्ह कौन सा है, को है। तो प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, इसमें कौन सा कारक होगा सर, इसमें कर्म कारक होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं अपादान से अलग होने पर अपादान कारक है। इसमें कौन सा, यहाँ पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसके मतलब है मेरे भैया यहाँ पे कौन सा कारक है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। यहाँ पे कौन सा कारक है, अपादान कारक है। उसके बाद हमने आपसे कहा कि राम के द्वारा रावण को मारा गया, तो राम के द्वारा, इसमें हमने पूछा प्रथमा कर्ता ने द्वितीय करण को तृतीय करण से या के द्वारा होता है, तो इसमें कौन सा कारक होता है, इसमें कौन सा कारण हो जाएगा, कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। और उसके बाद हमने पूछा राम की पत्नी सीता है, काकी के का, सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे सप्तमी काकी के पूछता जाता है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। राम की पत्नी सीता है, काकी के बोध किसमें होता है, सप्तमी कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सप्तमी कारक हो जाएगा। राम घर को जाता है, यानी वह घर को जाता है, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। राम ने खाना खाया, यानी सर प्रथमा कर्ता ने, यानी कि इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। हे भगवान इतना दुख किसी को मत देना, इसमें कौन सा हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, तो जल्दी से छाप दीजिएगा। अब मैं मौखिक आपसे प्रश्न में बात कर लेता हूँ कि कारक को याद कैसे करना, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने कहा कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। कारक में कौन सी विभक्ति होती है तो वो हम बताएंगे अभी आपको कितनी विभक्तियां होती हैं। टोटल 7 विभक्ति यानी कि 8 विभक्तियां होती है अगर संबोधन को मिला लेते तो सर क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया के करने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया का जो जनक होता है उसे भी क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक चिन्ह हैं। अगर संख्या की बात कर लेता सर कौन कौन से हैं, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने पर, षष्ठी संबंध काकी के, सप्तमी अधिकरण में पर, संबोधन हे भो अरे। तो उम्मीद करता हूं ये कारक की महत्वपूर्ण क्लास थी जो हमने 10 मिनट में बताने का आपको प्रयास किया। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और अक्सर आपकी परीक्षा में 1 नंबर ये दिलाता है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद साथियों।